बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे डिस्क बल्ज के बारे में। ऐसे लोग जिनको डिस्क स्लिप है कमर के अंदर और टांग के अंदर दर्द जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि डिस्क बल्ज इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ये तो एग्जाम बता दूंगा आपको कि किस तरह की आपको जो डिस्क बल्ज है वो कैसी। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अगर आपने घर में टेस्ट करना है, कैसे पता चलेगा कि मुझे डिस्क बल्ज है या नहीं, वो कौन सा टेस्ट है। 5 फिर मैं आपको वर्जिशें बताऊंगा जिसके जरिए आप इसको घर में ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो ऑन करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको कमर दर्दों के मसाइल हैं। आपने MRI कराई और उसके अंदर आया जी डिस्क स्लिप है, डिस्क फर्डियन है, डिस्क बल्ज है या डिस्क हर्निएशन है, ये सब कुछ आज आपको समझ आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इतने ही आसान अल्फाज में बताऊं का आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको समझना, ठीक है। अभी अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये एक रीढ़ की हड्डी का मोहर है, ठीक है। ये एक रीढ़ की हड्डी का मोहर है, इनके बीच में ये डिस्क पड़ी हुई है, ये है नॉर्मल डिस्क, ठीक है। और ये जो नजर आ रही है ना, ये थोड़ी सी इधर को खिसकी हुई, ये है स्लिप डिस्क। अच्छा, अब डिस्क जो ना वो स्लिप हो जाए, ये एक जर्नल सी टर्म है कि डिस्क स्लिप होगी, ठीक है। मेडिकल के अंदर डिस्क स्लिप कुछ नहीं होता, डिस्क बल्ज होता है, हर्निएशन होता है, प्रोट्रूजन होता है, स्किस्ट्रेशन होता है, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब मैं सिंपल सा करके आपको बताऊं कि ये क्या फर्क होता है और आप फिर देखिएगा कि आपको जो प्रॉब्लम है ना, इनमें से कौन सा है, आपकी MRI में क्या आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, एक रीढ़ की हड्डी का मोहर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। इनके बीच में ये क्या है, डिस्क। अब ये जो डिस्क नजर आ रही है क्या है, बिल्कुल ये नॉर्मल डिस्क है। लेकिन इसी के नीचे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है डीजेनरेटिव डिस्क। डीजेनरेटिव डिस्क का मतलब होता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारी उम्र ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो ये जो नॉर्मल डिस्क हैं इनके अंदर लाइनें आना शुरू हो जाती है, टेढ़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसे डीजेनरेटिव डिस्क कहते हैं। अब अगर तो आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है तो डीजेनरेटिव डिस्क के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब एक होता है कि बल्ज हो जाना, डिस्क अपनी जगह से खिसक के इधर चली गई, इसे डिस्क बल्ज कहते हैं। अगर ये खिसकी भी है, यानी अपनी जगह से आगे भी चली गई है और फट भी गई है, यानी कि इसकी जो आउटर लेयर है वो फट भी गई है, तो इसको कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। अब इन दोनों का जो फर्क है ना, वो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग जिनको बल्ज डिस्क हो, यानी डिस्क का बल्ज हुआ और डिस्क अपनी जगह से खिसकी हुई हो, वो अपना हर्निएटेड वाला ट्रीटमेंट करा रहे थे। जिनको हर्निएशन हो जाए वो बल्जिंग वाला ट्रीटमेंट करा रहे थे। आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत गौर से सुनना है कि जो मैं अभी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। लाइक से फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास अभी ये पड़ा ढक्कन, ठीक है। ये है हमारा रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा, ये है हमारा दूसरा मोहरा, और बीच में क्या पड़ी है, ये डिस्क पड़ी है, ठीक है। ये डिस्क अपनी जगह से इधर हो जाए, ये डिस्क बल्ज, ठीक है। अब इसकी इसकी पहले तो ऐसे में तस्वीर नजर आ रही है, जो ये जो पड़ी है ना, ऐसे पिक्चर नजर आ रही है सामने। लेकिन अगर मैं इसी को उठा के ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, तो फिर हमें ये वाली तस्वीर नजर आएगी, ये वाली जो पिक्चर है ये, ठीक है। ये पहले कैसे नजर आ रही थी, ऐसे नजर आ रही थी इस तरह से, अब हमें नजर आ रही है इस तरह से। हम इस डिस्क को ना यूं देख रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह से अब देख रहे हैं, यहाँ से तो इसके ऊपर इसने करंट की तार को यहाँ पे टच कर दिया है, लेकिन अब हाँ अगर इस तरह से देख रहे हैं ना, तो ये बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है एक रस्सी, है ना। इसको कहते हैं हम एनुलस फाइब्रोसिस। ये जो बीच वाला पानी है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस पल्पोसिस। जब होता है डिस्क बल्ज, तब ना ये पूरी की पूरी डिस्क एक तरफ खिसक जाती है, यानी ये पूरी की पूरी, ये ऊपर वाला पानी भी बीच में रहता है, ये भी बाहर नहीं निकलता इसमें से, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्क बल्ज। अगर ये बाहर वाली रस्सी जाए टूट, कुछ इस तरह से टूट जाए, ठीक है, जो एनुलस फाइब्रोसिस है ये टूट जाए, एनुलर टियर आपके MRI पे मोस्टली लिखा हुआ होता है। बीच वाला जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, जो पानी है निकल के जाके करंट की तारों को टच करता है, और इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका ऑपरेट होगा। आपको समझ आइए कि क्या फर्क है इन दोनों का, डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन का। अब अपनी MRI में देखें कि आपको डिस्क बल्ज है या डिस्क हर्निएशन है। अच्छा, अब वहाँ पे लिखा हो सकता है डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क स्किस्ट्रेशन है। ये फिर आगे हर्निएशंस के टाइप्स होती है। ये पानी जो निकला है ना, ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, साइडों पे जा रहा है। मेन 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन। आप अपनी MRI में देखें कि आपको बल्ज है या हर्निएशन है। बल्ज है, फिजियोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो सकता है। हर्निएशन है, बहुत चांसेस होते हैं कि इसके अंदर सर्जरी होगी, लेकिन इसमें भी काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आप एक्सरसाइज
और फिजिकल थेरेपी से इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना ज़्यादा साइंस आ गए हैं कि यूरिन का कंट्रोल ही नहीं है, बिस्तर पे लेटे हुए पेशाब निकल रहे हैं और वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर चांसेस होते हैं कि फिर आपका ऑपरेट ही होगा। सो इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप अपने थेरेपिस्ट पे तो मिलकर अपना डायग्नोसिस करा लें। अगर आपके नज़दीक कोई थेरेपिस्ट नहीं है, फिर ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टेस्ट जो आपने घर में करके देख लेना है कि आपको कमर में जो दर्द आ रही है ना वो डिस्क बल्ज की वजह से है या नहीं। 5 ऐसी वर्जिशें बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है और आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा चेंज आएगी। सब हम बात कर लेते हैं कि हमने टेस्ट कौन सा करना है। अच्छा, टेस्ट का नाम बड़ा मुश्किल है और बहुत अजीब से, इसे कहते हैं लिज़ेग टेस्ट। ठीक है, नाम को आप छोड़ें, इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें हमने करना होता है कि मरीज को ना आपने छोड़े, आप घर में है ना स्टिमुलेटर, आपने लेट के सीधा टांग को ऊपर उठाना है, सीधे लेट के टांग को ऊपर उठाना है, दूसरी टांग की सीधी रहेगी। अच्छा, आराम से उठाना है। अगर आपसे उठाना मुश्किल हो रहा है, घर में किसी को कहेंगे बिल्कुल मेरी टांग को सीधा ऊपर ले जाएं। अगर ये यहाँ तक आते, यानी कि M20, 30, 40 डिग्री तक आते, आपकी कमर में दर्द आती है, टांग की बैक साइड पे नहीं, टांग की बैक साइड पे आएगा तो ये तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच हो गया। ये मैं अपनी टांग उठाऊंगा, मुझे भी हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच आएगा। हर किसी को आता है, यानी कि टांग को सीधा ऊपर उठाएं तो जो आपकी टांग के बैक साइड का पट्टा है इसमें खिंचाव आना है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। लेकिन अगर टांग को ऊपर उठा रहे हैं और आपकी कमर में दर्द आ रही है, तो ये शो करता है कि आपका ये देखेंगे लंबोसेक्रल नर्व रूट की इरिटेशन है, यानी L4, L5, S1 आपने अपने MRI में देखा होगा। अगर MRI में है, ये टेस्ट किया लेकिन दर्द नहीं हुई कमर में, काफ़ी चांसेस हैं कि आपका MRI के अंदर जो टेस्ट, जो आपका जो रिजल्ट आया ना, वो बेसिकली फिजिकली क्लीनिंगली शायद आपको ना हो। सो इसलिए मोस्टली कहते होते हैं कि MRI पे अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। सो क्या करना चाहिए? अगर आपको कमर में दर्द होती है तो आपने कौन सा टेस्ट करना है? लिज़ेग टेस्ट करना है। इसमें आपने सीधे लेट जाना है, टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। यहाँ पे देखना है आपने 30 या 40 सेकंड्स, 30 या 40 के एंगल के ऊपर जाते हुए अगर आपको कमर की बैक साइड पे दर्द आती है तो क्या पॉजिटिव है कि आपको जो टांग में दर्द आ रही है या कमर में जो दर्द आ रही है वो आपकी नर्व रूट, जो लंबोसेक्रल नर्व रूट है, उसकी इरिटेशन की वजह से आ रही है। सो अगर ये पॉजिटिव आए यानी कि दर्द आए तो हो सकता है कि फिर आपको डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन की वजह से आपकी टांग में दर्द हो रही है, आपकी कमर के दर्द हो रही है। ये सबसे बेस्ट टेस्ट है जो कि फिजिकली क्लिनिक्स के अंदर किया जाता है। ओके, अब आपने ये टेस्ट कर लिया, अब नेक्स्ट है कि कौन सी ऐसी वर्जिशें करें। ठीक है, अब एक तो इसके अंदर मैं सिंपल सी आपको कुछ वर्जिशें बताऊंगा, गौर से समझना है। सबसे पहले है पोजीशन। आपने ऐसी पोजीशन बनानी है कि हमारे डिस्क के ऊपर से प्रेशर पता। वो पोजीशन आप बना सकते हैं इस तरह से लेट के, आपने सीधे लेट जाना है और इस तरह की कोई बॉल नीचे रख लेनी है, बॉल नहीं तो रजाई लपेट के नीचे रख लें या फिर कोई 2 या 3 तकिए रख लें। ये 90 का एंगल बना के इस तरह से लेट जाना है। कोशिश करनी है कि इसमें ना आपकी ये जो बॉल या रजाई, ये जो तकिया है ना, आपकी हिप्स के साथ टच हो, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। आराम से इस पोजीशन पे लेट जाएं। आप देखेंगे आपकी जो डिस्क का प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, डिस्क की पेन भी कम हो जाएगी। सो अगर आपको कमर में दर्द होता है आपके डिस्क बल्ज की वजह से, आपने एक ये पोजीशन बनानी है कि जिसके अंदर आप सीधा लेट जाएं कि नीचे रजाई होगी, तकिया होगा, इस तरह की बॉल होगी और 20 से 30 मिनट के लिए लेटना है आपने। आप देखेंगे आपकी कमर की दर्द में काफ़ी हद तक चेंज आएगी, आपको कम हो जाएगी दर्द। और अगर ये पोजीशन बनाते हुए शुरू में दर्द आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बना लें, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है। इसके अंदर कोई और मूवमेंट नहीं करनी है, कोई रजाई रख के, कोई 2-3 तकिए रख के आप इस पोजीशन में लेट जाएं। इसके लिए नेक्स्ट आपने ये करना है कि इसी पोजीशन के अंदर लेट के आपने एंकल पंपिंग करनी है, यानी कि अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाना है, पाँव को नीचे की तरफ लेके जाना है। जब आपने ऊपर की तरफ उठाना है तो 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, नीचे लेके जाना है तो 5 सेकंड का रेस्ट देना है, वक्फा देना है। ये भी आपने एक्सरसाइज तकरीबन 6 से 7 दफ़ा 10 दफ़ा ये एक्सरसाइज लाजमी करनी है। वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको सारी वर्जिशों का ये बता दूंगा कि कितनी दफ़ा ये करना है, कितनी दफ़ा रोकना है, दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए। पहले मैं आपको जल्दी से सारी वर्जिशें बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये इसे हम कहते हैं एंकल पंपिंग। सो पहली क्या होगी? एंकल एलिवेशन, दूसरा हो गया एंकल पंपिंग, तीसरी है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसमें हमें सीधे लेट के अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। जब आपने ऊपर की तरफ उठाना है तो यहाँ पे प्रॉपरली एक एंगल बनना चाहिए, इसे हम कहते हैं ब्रिजिंग। मतलब ब्रिज की तरह यहाँ पे बनना चाहिए, जैसे पुल होता है, बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए। और अगर आपको इसको उठाते हुए कमर में दर्द आ रही है तो फिर आप ज़रूरी नहीं है तो फुल इसको ऊपर लेके जाएं। शुरू में इतना करें कि आप इंफीरियर रेंज में रहे, दर्द की शिद्दत से क्रॉस नहीं करना है, दर्द की रेंज के अंदर अंदर रहना है। सो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है।
आप ये करते रहे, आज किया आपने, शाम को किया, अगले दिन सुबह किया, नेक्स्ट शाम को किया। अच्छा, अब इसके बाद ना आपके दर्द में थोड़ी कमी आना शुरू हो गई। कितनी दफ़ा करना है सब कुछ वीडियो के एंड पे बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये करते रहे कि आपके दर्द में कमी आना शुरू होगी, अब ना हमने इसको बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कैसे? जो हमने पहले बॉल रखी थी ना या रजाई रखी थी, उसी तरह से लेट के अब उठाना है। ये शुरू में नहीं उठाना, शुरू में आप बिना किसी बॉल के ब्रिजिंग करेंगे सीधे लेट के। उसके बाद आपने इस तरह से बॉल रख के और इसको ऊपर की तरफ उठाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो जब आप इस तरह बढ़ा के करेंगे ना, कुश्तियों के बाद जब आप बिना किसी वेट के ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, लाइक आपने कोई बॉल नहीं रखी, कोई रजाई नहीं रखी, फिर जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। सो अब तक मैंने आपको क्या होता है पोजीशन, और उसके बाद एंकल पंपिंग, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रीचिंग, और फिर ब्रीचिंग को बढ़ाना कैसे। ये 2 वर्जिशें होंगी अभी, एंकल पंपिंग और ब्रीचिंग। ब्रीचिंग को तो बढ़ाना है ना बाद में, ये अभी नहीं करनी। जैसे दर्द कम होना शुरू हो जाए फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो कह देते हैं हम सीधे लेट के, अब हम उल्टे लेट के करेंगे। इसको कहते हैं कोबरा स्ट्रेच। उल्टा लेट के पीछे की तरफ उठना है, 10 सेकंड का होल्ड करना है। अच्छा, अब इसमें ना अक्सर लोग होता है जिनको दर्द बहुत ज्यादा हो या डिस्क हर्निएशन के साइंस हो, तो जब वो उठते हैं ना तो उनके कमर में दर्द होती है। उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने इतना सा उठ जाना है, यानी कि पीछे की तरफ उठना है और एल्बो तक उठ जाना है, इससे ज्यादा नहीं उठना है। 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। अगर यहाँ तक करते हो आपको कमर में दर्द नहीं आ रही, फिर आप इसको बढ़ा लें, फिर आप अपने पूरे हाथों तक उठ जाए, इस तरह से ये पूरे का पूरा उठ जाए। सो हमने उस रेंज में करना है जो हमारे लिए सेफ है। हमने बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई अपनी कमर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल सेफ रेंज के अंदर करना है। सो ये हो गया कोबरा स्ट्रेच। आप हाथों में भी कर सकते हैं, आप अपनी एल्बो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, इसे कहते हैं नी टू चेस्ट। अब तक हमारी 2 वर्जिशें होंगी, एंकल पंपिंग, ब्रिजिंग और उसके बाद कोबरा स्ट्रेच। हम कर रहे हैं हमारी एंकल विलियम फ्लेक्शन, जिसका नाम सीधे लेट, इस तरह से सीधे लेट के अपनी टांग को मोड़ लेंगे और छाती की तरफ लगाएंगे। 10 सेकंड इसको होल्ड करके रखेंगे और दूसरी टांग आपकी सीधी होगी। अक्सर लोगों को जिनको कमर में दर्द हो, जब वो ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी कमर के अंदर दर्द थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो उन्होंने पता क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि इस तरह से ना अपने दोनों घुटने फोल्ड कर लेने। फोल्ड करके अब ऐसे वो वाला फोल्ड है, पहले नोट करें तो पहले फोल्ड ही था, लाइक इस तरह से था। अब जब हम कर रहे थे पहले जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे, दूसरी टांग सीधी है और इसको हम मोड़ रहे हैं। लेकिन जिनको दर्द ज्यादा हो तो उन्होंने क्या करना है, इस तरह से सीधे लेट के, और फिर उसके बाद एक टांग मुड़ी हुई है, नोट करें। अब प्रेशर पीछे कम हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। इसे हम विलियम फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये किया, आपको दर्द में काफी कमी हो गई, फिर आपने लास्ट के ऊपर एक और एक्सरसाइज करनी, वो भी सेम यही है। उसमें आपने ये करना है कि इसी तरह से दोनों को पकड़ लेना है ऐसे, और ऐसे ग्रैब करके अपनी छाती की तरफ लगाना है। 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है और उसके बाद नीचे की तरफ ले आना है। कितनी दफा करेंगे ये सारी वर्जिशों में मैं भी आपको बताता हूँ। सो ये आपने करना है डबल नी टू चेस्ट। सो पहले आप एक एक टांग को कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने दोनों टांग इकट्ठे किया। लास्ट एक आखिरी वर्जिश ये है कि आपने इस तरह से सीधे लेट के दोनों टांगों के बीच में रख लेनी है, इस तरह जो बॉल सॉफ्ट सी हो, बॉल रख लें या फिर आपको कोई तकिया रख लें, ठीक है, कुछ भी अवेलेबल हो ना। बॉल के साथ दिया तो बॉल होनी चाहिए सॉफ्ट, सख्त बॉल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये टांगों के बीच में रख के इसको जोर से दबा के रखना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है, ठीक है। सिंपल सी वर्जिशें हैं, ये आपने करनी है। आप देखेंगे आपको अगर डिस्क बल्ज की वजह से आपको कमर के अंदर दर्दें हो रही हैं तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नोट क्या करना है हमने कि हमें दर्द की रेंज के अंदर वर्जिश नहीं करनी, ठीक है। अब आपने ये वर्जिशें करनी है हर 3 से 4 घंटे के बाद 10 दफ़ा करनी है। हर एक वर्जिश 10 सेकंड रोक के करनी। ये तो होगी टाइमिंग के कितनी देर के लिए करनी। बाकी ये जो मैंने शुरू में पोजीशन बताई है आपको, इस पोजीशन में जो लेटना है ये 30 मिनट 25 मिनट तक लेटना है आपने, लेकिन हर 3-4 घंटे बाद 5 घंटे बाद जब भी आप लेटे हो ये पोजीशन लाजमी बनाएंगे आप। लेकिन अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 25 मिनट 30 मिनट के लिए बनाएं, सिर्फ 5 मिनट के लिए बना लें, लेकिन सिर्फ दर्द को आपने रिस्पेक्ट देनी है। सो अगर आपको डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है, कमर के अंदर डिस्क स्लिप हो गई है, तो आपने जो पहली वर्जिश करनी है वो कौन सी होगी, जिसे हम एंकल पंपिंग कहते हैं। दूसरी, इसके अंदर आपने सीधे लेट के अपनी टांगों के नीचे कुछ रख के ऊपर नीचे अपने पाँव को मूव करना है। दूसरी एक्सरसाइज हम इसे ब्रीजिंग कहते हैं, जिसके अंदर आप सीधे लेट के अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप सीधे लेट के अपनी टांग के नीचे इस तरह की बॉल या तकिया या रजाई वगैरह रख के अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी कि जिसके अंदर हम इस तरह से लेट के, इसे हम कोबरा स्ट्रेच करते हैं,
अपने हाथों के ऊपर पीछे की तरफ उठना है। दर्द अगर ज़्यादा हो तो सिर्फ आपने एल्बो के ऊपर उठना है, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप हाथों तक जाएं। अगर दर्द कम है तो फिर आप हाथों तक भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर आपने नी टू चेस्ट करना है, सीधे लेट के अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर दर्द ज़्यादा हो तो दोनों टांगों को फोल्ड करके एक टांग को उठा सकते हैं और ये भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आपने दोनों टांगों को ग्रैब करके छाती की तरफ लगाना है और लास्ट के ऊपर जो एक्सरसाइज होगी वो भी कि आपने बॉल या इस तरह का तकिया बीच में रख के टांगों को अंदर की तरफ दबाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। हर 3 से 4 घंटे के बाद ये वर्जिश करनी है, 10-10 दफ़ा वर्जिश करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको जो डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिस्क हर्निएशन है, लाइक बीच में से जो पानी है वही डिस्क में से निकल चुका है, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसी केसेस के अंदर आपको ज़्यादातर सर्जरी ही रिकमेंडेड होती है। अगर आपको डिस्क के बीच का जो पानी है यानी इनक्लस प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के बाहर चला गया तो फिर इसमें डिसेक्टमी या TPSF ट्रांसपेडिकल सिक्लियो फिक्सेशन, हेमिलेमिनेक्टमी, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में बताएं, आपको किस तरह की दर्द है कमर के अंदर, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे आप बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं कि कमर के अंदर अगर दर्द है तो कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं वीडियो के आपको पिन कर दूंगा। घुटनों का दर्द है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं।